तो हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को एक टेबल देखना है, ये वाला शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में क्या हो रहा है, ध्यान देना, 5 कॉम्बिनेशन दिए हैं। पहले कॉम्बिनेशन में एक लेबर है और एक कैपिटल है और 12 लेबर है। क्या हुआ फिर, 100 आउटपुट आया। सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, एक कैपिटल बढ़ गया, 4 लेबर कम हो गए। तीसरे में क्या हुआ, एक कैपिटल बढ़ गया, 3 लेबर कम हो गए। चौथे में एक लेबर कैपिटल बढ़ गया, 2 लेबर कम हो गए। पांचवे में एक बढ़ा और एक कम हुआ। याद है ऐसा ही कुछ अपन ने फूड और क्लॉथ का पढ़ा था। मेरे पास एक फूड 12 क्लॉथ थे, फिर मैंने एक फूड और लिया, 6 क्लॉथ दिए, फिर मैंने एक के बदले 2 दिए, फिर एक के बदले एक पे आ गया था। याद है कि नहीं है, ऐसा इंडिफरेंस कब में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे एक कैपिटल 12 लेबर लगाओ, चाहे 2 कैपिटल 8 लेबर लगाओ, चाहे 3 कैपिटल 5 लेबर लगाओ, चाहे 4 कैपिटल 3 लेबर लगाओ, या 5 कैपिटल 2 लेबर लगाओ, आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। इसको जरा प्लॉट करूं, पांचों कॉम्बिनेशन को, लेबर और कैपिटल को। अब देखो, एक कैपिटल 12 लेबर दिख रहा क्या, एक कैपिटल 12 लेबर, उसके बाद 2 कैपिटल 8 लेबर, उसके बाद 3 कैपिटल 5 लेबर, उसके बाद 4 कैपिटल 3 लेबर, उसके बाद 5 कैपिटल और 2 लेबर। और हमने ये कर्व ड्रॉ किया। ये पूरे कर्व पे आप कहीं भी चले जाओ, आपका आउटपुट कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन लगाओ, ए लगाओ कि बी लगाओ कि सी लगाओ कि डी लगाओ कि ई लगाओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब आपके मन में आएगा, सर लेबर की कॉस्ट कितनी है, कैपिटल की कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे है, लेबर की वेजेस क्या चल रही है, ये सब तो रहता है ना। लेकिन ये सब यहाँ अज्यूम करना है क्या, नहीं, प्राइस की बात नहीं करना है, सिर्फ क्वांटिटी की बात करना है। ढाई बात समझ, सिर्फ क्वांटिटी की बात करना है अभी फिलहाल के लिए। अब ध्यान दो, दूसरा शेड्यूल देख लो एक बार। दूसरे शेड्यूल में क्या हो गया, 2 कैपिटल लगाया, 15 लेबर लगाया तो 200 आउटपुट होता है। 3 लगाया, 11 लगाया तो 200। ऐसे करते करते आउटपुट सब जगह सेम है। तो ये दूसरा कर्व मिलेगा, ये दूसरा कर्व ऐसा रहेगा, FGHIJ। ये आइसो कॉस्ट का 100 आउटपुट, 100 यूनिट, ये 200। किस पे ऑपरेट करना चाहोगे, 200 वाले पे। क्यों सर, उसमें ज्यादा आउटपुट है। लेकिन 200 वाले के कौन से पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ आप ऑपरेट करोगे, FGHIJ, किस पे रहना चाहोगे, सर कोई भी चलेगा, सारा हमको आउटपुट कौन सा दे रहा है, 200 ही दे रहा है। समझ आया, हाँ कि ना। एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, याद है, वैसा ही यहां भी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कैसा, देखो पहले यहां देखो, शेड्यूल 1 के अंदर मेरे पास एक लेबर था, एक कैपिटल था, 12 लेबर था। मैंने उसके बाद क्या किया, एक लेबर और बढ़ाया, कैपिटल कितना, 4 कैपिटल, सॉरी, मैंने एक कैपिटल बढ़ाया, के लिख देता हूं कैपिटल को, मैंने एक कैपिटल बढ़ाया, लेबर कितने दिए, 4 लेबर। सेकंड केस में क्या हो रहा, एक ही कैपिटल बढ़ाया लेकिन लेबर कितने गए, 3 लेबर। उसके बाद एक की 2 लिखो ना, ये 2 का फर्क पड़ रहा, और ये एक कैपिटल के बदले एक लेबर। ये है रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या है ये, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक कैपिटल के बदले आप कितने लेबर कुर्बान कर रहे हैं, 4 लेबर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं आप एक कैपिटल से, 3 लेबर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं आप एक कैपिटल से, 2 लेबर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं आप एक कैपिटल से, 1 लेबर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं आप एक लेबर। अगर मैं रेशो निकालने का बोलूं तो क्या आएगा,
4 लेबर इज टू 1 कैपिटल, उसके बाद हो जाएगा ये यहां से नीचे से, सॉरी समझ गए होंगे आई होप आप। पहला है 4:1, दूसरा 3:1, 2:1 और 1:1। समझा ये क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। 4 लेबर के बदले 1 कैपिटल, 3 लेबर के बदले 1 कैपिटल, 2 लेबर के बदले 1 कैपिटल, 1 लेबर के बदले 1 कैपिटल, सिंपल। इसको और ये निकलेगा कैसे? चेंज इन लेबर अपॉन चेंज इन कैपिटल, सिंपल है। चेंज लेबर में कितना है? 4, कैपिटल में चेंज कितना है? 1। यहाँ क्या है? कैपिटल में चेंज कितना है? 1। यहाँ है 3, 3 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1। याद है क्या? वहां भी फूड और क्लॉथ का पढ़ा था। और पीछे जाओ ओ भाऊ, और पीछे, और एक बार पीछे, और एक बार पीछे। आ गया फूड क्लॉथ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको याद मत करो फॉर्मूला, इसको दिमाग से समझो कि भैया किसके बदले मैं क्या ले रहा हूं, मैं क्या सौदा कर रहा हूं। क्योंकि हमको लिखना तो है नहीं, हमको सही आंसर चूज करना है। तो समझो चीज को, समझ आई बात? चीज को समझ लो। क्लियर है क्या ये? पहले बताओ जल्दी, हाँ कि ना? चलो ठीक है। अभी एक चीज का और जवाब दे दो। ये टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी लिखा दिया। एक बार जरा मैं चाहूंगा आप वो जो मैंने सर्कल बनाया ना, ऐसा अंडा बनाया ना, वो एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ो। बराबर है क्या? और आखिरी में लिखा है वी कैन मेजर MRTS ऑन आइसो प्रोडक्ट कर। ये क्या है भाई? आप मेजर कर सकते हैं क्या? क्या मेजर करते हैं? मेजर हम कर सकते हैं, हम जैसे आई पॉइंट पे हैं या डी पॉइंट पे हैं, तो डी पॉइंट पे सब्सटीट्यूशन क्या है ये हम पता कर सकते हैं। हाँ सर, डी पॉइंट के ऊपर आपका सब्सटीट्यूशन है 1:2। ये देख लो 2:1, सॉरी। आई बस, हर पॉइंट पे हम सब्सटीट्यूशन रेट निकाल सकते हैं, ये इसका कहना। क्लियर है ये आइसो क्वांट? जल्दी बोलो। अब एक और चीज निकाल लेते हैं, बहुत आसान है वो भी। वहां पे अपन ने बजट लाइन के बारे में पढ़ा था, याद है क्या? इंडिफरेंस कर्व में क्या पढ़ते थे? या ऐसे ऐसे डिफरेंस कर्व निकालते थे, फिर एक बजट लाइन जाती थी और वो ऐसा टेंजेंट रहती थी, याद है क्या? और जो टेंजेंट रहती थी वो हम पकड़ते थे भैया। वो याद है ना, वो मर्सिडीज वाला घर बताया था एक वो घर, लेकिन पुण्य ही नहीं है तो मर्सिडीज के घर में कैसे जाएंगे? तो बीच वाले में एडजस्ट हो गया, लेकिन कुछ भी चलेगा। वैगन आर वाला भी चलेगा, स्विफ्ट वाला भी चलेगा, क्योंकि वी आर इनडिफरेंट। आई बात समझ? वैसे ही यहाँ पे एक लाइन है जिसको बोलते हैं कॉस्ट लाइन। कॉस्ट लाइन, क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट लाइन की बात जरूरी है। चलो देखते हैं। एक आपको उसके पहले ये देखो आप, देखो इधर ये ग्राफ दिख रहा है क्या? ग्राफ दिख रहा है? ग्राफ में क्या लिखा है बेटा? फैक्टर एक्स लिखा है, वाई लिखा है, एक जगह फैक्टर एक्स की जगह 50 लिखा है और फैक्टर वाई की जगह 100 लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है। इतना दिख रहा? अब चलो इसका इलुस्ट्रेशन पढ़ते हैं। एक फर्म है जिसके पास कितने पैसे हैं? 1,000 रुपए है, उससे ज्यादा रुपए ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। विच इट वुड लाइक टू स्पेंड ऑन फैक्टर एक्स और एंड फैक्टर वाई। प्राइस दिया है फैक्टर एक्स का 20 रुपया, प्राइस दिया है फैक्टर वाई का 10 रुपया। अब जरा ग्राफ के तरफ देखना। फैक्टर वाई का प्राइस दिया है बेटा 10 रुपया, फैक्टर एक्स का प्राइस दिया है 20 रुपया। पी पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, 100 यूनिट ऑफ फैक्टर वाई एंड 0 यूनिट ऑफ फैक्टर एक्स, ऐसा पी पॉइंट का मतलब होता है। अरे हाँ कि ना? हाँ। क्यू और एम पॉइंट का मतलब क्या होता है?
50 यूनिट्स ऑफ फैक्टर x एंड 0 यूनिट ऑफ फैक्टर y। ये सबको मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम तो पूछ लो बेटा। मालूम है? अच्छा, दो सिचुएशन, पी सिचुएशन में क्या हो रहा, 100 यूनिट्स ऑफ फैक्टर y एंड 0 यूनिट्स ऑफ फैक्टर x। 100 यूनिट्स फैक्टर y की कीमत कितनी, 10 रुपया, और 0 यूनिट ऑफ x, x की कीमत कितनी, 20 रुपया। टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा आपका, पैसे 1000। 1000 रुपये है आपके जेब में, हाँ खर्चा कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। इस पे क्या होगा, 0 यूनिट्स ऑफ y प्लस 50 यूनिट्स ऑफ x। x के 50 यूनिट्स मतलब कितने रुपए खर्चा हो गए, 1000। और पैसे कितने जेब में, 1000, बराबर है। चलो ठीक है, ये तो भैया ये लाइन ऐसी बन गई, सॉरी, ये लाइन दिख रही है आपको बनी हुई, ऐसी ही बन गई। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते, वो ठीक है, वो आप टेक्निकल में चले गए। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसा अगर रहता रखता हूँ मैं अपने दो हाथ, और एक हाथ में ऐसा कर लेता हूँ गलती से, या ये हाथ, ये देखो ऐसे बताता हूँ, जान लो, सिंपल तरीके से समझो। स्लोप, स्लोप निकालना, टेक्निकल मत जाओ। तीनों स्लोप एक ही है, अलग है, पक्का? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे फैक्टर एक्स प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे फैक्टर वाई प्लॉट किया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, स्लोप ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई? एक्स। कैसे सर, फैक्टर वाई फिक्स्ड है, ये अगर यहां पे रहा फैक्टर एक्स तो ऐसा स्लोप आएगा, ये यहां पे रहा तो ऐसा आएगा, ये यहां पे रहा तो ऐसा आएगा। अब ये अपने एग्जाम्पल पे इसको लागू कर लेता हूं मैं, आप ही जवाब देना उसके बाद। ये बेटा यहां 50 पे क्यों आया, ये 50 ही क्यों आया, क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे 1000 ही है, और इसका नहीं, टेक्निकली फर्क पड़ता है, पैसे 1000 ही है और इसका भाव क्या है, 20 रुपया। चलो मैं इसका 20 रुपए के बदले 10 रुपए कर देता हूं। अब ये कहाँ चला जाएगा सर, ये यहाँ जाएगा, ये लाइन जो है सर ये ऐसी निकलेंगी, स्लोप चेंज हो गया। मैं इसका भाव 5 रुपया करता हूं, अभी बोलो यहां कहीं तो भी आ जाएगा, अरे हाँ कि ना? तो स्लोप किस पे डिपेंड हुआ, हाँ एक्स, क्योंकि मैंने एक्स में चेंज किया, लेकिन मैंने एक्स की क्या चीज में चेंज किया, प्राइस में चेंज किया मैंने। बजट तो मेरे पास उतना ही है, मैंने क्या में चेंज किया, प्राइस में चेंज किया। दैट मीन्स अगर मुझे किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, मतलब इस यहां पे, तो सॉरी, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स फैक्टर एक्स अपॉन प्राइस ऑफ फैक्टर वाई। स्लोप निकलेगा, इनमें से जो चेंज होगा स्लोप भी चेंज होगा। एक्स अगर कम होते गया तो ये भी स्लोप कम होते जाएगा, यानी फ्लैटर होती, देख लो ना, एक्स का मैं प्राइस कम करते जा रहा, 20 से 10 किया, 10 से 5 किया, तो ये लाइन कैसी हो रही जा रही, स्लोप, ऐसा स्लोप मतलब स्लोप ज्यादा है, स्टीपर है। स्लोप कम होना मतलब फ्लैट 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 होता जाना, समझ रहे हैं आप? ये स्टीपर है, फ्लैट 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 होते जाना मतलब स्लोप कम होते जाना। तो किसी भी चीज का अगर न्यूमरेटर कम होता जाएगा तो आंसर क्या आएगा, कम होता जाएगा कि नहीं? और प्राइस वाई के चेंज में करेंगे तो स्लोप उस हिसाब से चेंज होगा। ये बढ़ाते जाऊंगा तो स्लोप और आपका क्या होता जाएगा, अरे डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो होता क्या है,
कम होती ना कोई चीज तो फ्लैटर होता जाएगा, और इसको कम करता जाऊं तो और स्टीपर होता जाएगा। आया समझ में? हाँ की ना, ये होता है स्लोप ऑफ लाइन। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इक्विलिब्रियम निकालना है, मतलब मैंने जो ये चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है? हम लोगों ने उस वक्त बजट लाइन पढ़ा था, आपको याद होगा, इंडिफरेंस कर्व के वक्त। मैं आपको दिखाता हूँ, सेकेंड चैप्टर में था अपना इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए बेटा, एक अपन ने लाइन पढ़ी थी जिसका नाम था बजट लाइन, कि भैया कंज्यूमर खरीदना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसका बजट ही नहीं है। और फिर अपन ने ये बजट लाइन के अंदर ये निकाला था, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं, उसमें से बजट लाइन कहाँ पे है। तो हमने बोला था एच और टी हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग क्यू अफोर्ड कर सकते हैं, और IC2 1 से रहना बेटर है, IC3 पे रहना, 4 और 5 पे रहना और अच्छा है, लेकिन हमारा बजट नहीं है। वैसे ही ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है ये बजट है, आइसो क्वांट कर्व इंडिफरेंस कर्व टाइप है। अब देख लो, ये देख लो इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है सर? बहुत सारे बजट लाइन दिख रही है आपको। कितनी बजट लाइन यानी ये आपकी लाइन यहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 दिख रही है, बराबर है। कौन सा कॉम्बिनेशन बढ़िया है? ABCD के E। क्यों आगे नहीं? जितना आगे जाओ उतना अच्छा ना, है ना? हाँ बेटा, ये कॉस्ट लाइन है, कॉस्ट, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। कॉस्ट कॉस्ट जितना ज्यादा उतना अच्छी बात है क्या? नहीं सर, जितना कम हो उतना अच्छी बात है। और कम से कम कॉस्ट कौन सी बैठ रही है मेरी? ये वाली लाइन पे बैठ रही है, ये वाली लाइन पे, बराबर है। और ये लाइन पे मेरा ये कर्व टच हो रहा है। हाँ टच हो रहा, मतलब मैं यहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, चाहे यहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, कुछ फर्क पड़ता है? या यहाँ रहूँ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं बी पे रहूँगा तो मुझे ये कॉस्ट लग जाएंगी, ए पे रहूँगा तो ये कॉस्ट लग जाएंगी, ई और डी पे रहूँगा तो भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, सी पे रहूँगा तो कॉस्ट कम लगेगी। यानी मैं 800 यूनिट बना पाऊँगा, और कम से कम कॉस्ट कौन सा? HI। समझा? इसमें जितना कम रहे उतना अच्छा है कि ज़्यादा रहे उतना अच्छा है? हम रहे उतना अच्छा। अरे भाई ज्यादा भी कर लोगे तो आउटपुट तो यही है ना। IQ मतलब क्या है? इस पूरी लाइन पे आप इंडिफरेंट हो, सब लाइन सब कॉम्बिनेशन में आपका क्या आउटपुट निकलेगा? 800 यूनिट ही निकलने वाला है। लेकिन इस पे रहोगे तो आपकी कॉस्ट बचेंगी, कॉस्ट काफी कम लगेंगी। हाँ कि ना? हाँ। वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे निकालोगे? वही स्लोप। यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रहेगा स्लोप। तो स्लोप कैसा रहता है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया ना। तो स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट। ये देखिए, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये आइसो कॉस्ट लाइन है और ये आइसो क्वांट लाइन है, तो इससे स्लोप दोनों के इक्वल आएंगे। यानी MRTS इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल्स टू मार्जिनल चेंज इन प्राइस ऑफ x अपॉन मार्जिनल चेंज इन प्राइस ऑफ y। सिंपल। ये क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ? बहुत आसान है, जैसा इंडिफरेंस कर्व था वैसा था, वहाँ बजट था या कॉस्ट था? आई बात समझ? कॉस्ट कम लगनी चाहिए ना, ज़्यादा लगनी चाहिए? कम लगनी चाहिए। कोई डाउट हो तो इसके अंदर बताइए। प्राइजेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है ये भी कि कितने का मिला है, सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा है। कितने का मिला मतलब इसने सिर्फ यहाँ बात की थी फैक्टर एक्स फैक्टर वाई में, लेकिन जब आइसो क्वांट लाइन की हम बात कर रहे थे, ये देखिए आइसो क्वांट लाइन, तो ये यूनिट्स की बात कर रहा है। ये सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल में लेवल ऑफ आउटपुट 100 है, सेकंड पे लेवल ऑफ आउटपुट 200 है, लेकिन लेबर कितने में मिल रहा है, कैपिटल कितने में मिल रहा है, इसकी बात ये नहीं कर रहा है। क्लियर है ये पूरा कि नहीं आप लोगों को? पक्का? तो आगे चलूँ? आसान था ये, शायद आता होगा ये आपको, तभी समझ गया था सर ये क्या नया बढ़ा रहे हैं आप, हमको भी आता है। क्या बोल बेटा?
आईएसओ कॉस्ट पे क्या कम ज्यादा रहेगा? हाँ, तो वो उसका स्लोप चेंज होगा, बोला था मैंने, स्लोप चेंज होगा। ये देखो ना, इसके अंदर अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ प्राइस 20 रुपए था इसलिए 50 पे अटक गया। मैं एक काम करता हूँ, इसका प्राइस वही रहने देता हूँ, इसका प्राइस मैं कर देता हूँ 10 रुपया, तो 10 रुपया होगा तो फिर आप 100 यूनिट खरीद पाओगे, ये स्लोप हो जाएगा। और अगर 5 रुपये प्राइस कर दिया तो आप कितने यूनिट खरीद पाओगे? 100 की 150, और नहीं 200 यूनिट खरीद पाओगे, आपका 1000 है तो ये 100 से यहाँ आ जाएगा सीधा 200 पे। अब ये प्राइस में चेंज होने के कारण पहले स्लोप ऐसा था, फिर अब ऐसा हो गया और अब ऐसा हो गया, स्लोप में चेंज हो रहा है, ये इसका मतलब। और कोई डाउट किसी? आगे चले क्या? नहीं, अरे 11 ही बजी ना, अभी तो आधी घंटा और है। चलो थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ाता। अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है वैसे तो। नहीं नहीं, अरे आधी घंटा क्या करोगे फिर आप? अगला लेक्चर किसका है? कितने बजे? वाह, बाप रे, 2 घंटे लगातार। 11:30 के पहले सर थोड़ी आ रहे हैं, सर तो मालूम है मेरे को तो फिर सुन लो ना थोड़ा सा। चलो सिंपल सिंपल चीजें बताता हूँ, एकदम सिंपल सिंपल चीज। ऐसे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, एग्जाम देनी नहीं, क्या रिवाइज करो? आधे घंटे में हो जाएगा क्या? क्या क्या मेन है? सब कुछ मेन है भैया, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। और किसी को जरूरत है पुराना पूरा रिवाइज कराने की अभी? अब वो तो बाद में तो होगा ही, वो तो बाद में होना ही है, यानी कुछ भी टाइम पास करा रहे, ऐसा नहीं होता। क्या डिमांड सप्लाई बताऊं, सब आपको बताया हुआ है। आज जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आज मैंने फिर से रिवाइज कराया। और बेटा पीछे अप्रैल बैच वाले बेचारे बैठे हैं, उनको नया पढ़ना है। चलिए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट बहुत सिंपल है, सेकेंड यूनिट पे हम आते हैं। और इस चैप्टर में मेरे ख्याल से 2 ही यूनिट है, लेकिन ये चैप्टर का आज का पार्ट सिंपल है, कल का पार्ट शायद सिंपल हो सकता है, लेकिन इसके बाद के दोनों पार्ट मिस मत करना। शॉर्ट रन कर और लॉन्ग रन कर, बड़े भारी है। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो बहुत तकलीफ देते फिर वो। क्या पढ़ा रहे, देखो देखो कितने खतरनाक डायग्राम है, देखो देखो कितना खतरनाक डायग्राम है। ये भी देखो कितना खतरनाक डायग्राम है ना। और ये देखो इससे खतरनाक दिखाऊं, ये देखो क्या बनाया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो जाने दो, हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं आज। आपको बेटा 5 चीजें पढ़नी है इसमें। 5 चीजें कौन सी, जरा एक बार ध्यान दो प्लीज प्लीज। और ये आपको मालूम भी है, अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरा है इकोनॉमिक कॉस्ट, इसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड आपको पढ़ना है आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा आपको पढ़ना है डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट एंड नॉन ट्रेसेबल। बहुत आसान चीजें हैं ये। चौथा आपको पढ़ना है इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। और पांचवा जो आपको पढ़ने, 5, 6, 7 है, पांचवा आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। छठवा आपको पढ़ना है प्राइवेट कॉस्ट, ये इंटर में भी आएगा, एंड सोशल कॉस्ट। एंड लास्ट जो आपको पढ़ना है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मैं फिक्स्ड वेरिएबल से शुरू करता हूं, उल्टा ऐसे मन कर रहा। फिक्स्ड क्या होता है ये शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। फिक्स्ड यानी जो कितना भी आउटपुट बढ़ा दो चेंज नहीं होती। ये रूम का रेंट है, 100 बच्चे आए, 50 आए, 1 आए, 2 आए, 200 आए, ये कॉस्ट चेंज होंगी क्या? नहीं। वेरिएबल कॉस्ट, जो स्टूडेंट बढ़ेंगे तो बढ़ेंगी, कैसे? आपको नोट्स दिया,
आपको बैग दिए, ये सब जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे वेरी होते जाएंगे। फैकल्टी का रेन्यूमरेशन पर स्टूडेंट जो भी मिलता है, तो पर स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा हमारा रेन्यूमरेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ आया फिक्स्ड वेरिएबल? ये लिखना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, इसलिए सिर्फ समझो चीज को। अब मुझे एक बात बताओ, एक शटडाउन कॉस्ट नाम की भी कॉस्ट होती है। शटडाउन कॉस्ट मतलब अब आप फैक्ट्री चला रहे थे, अब आप फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, बंद करने की कुछ कॉस्ट लगेंगी। मान लो फैक्ट्री बंद कर दिया, लेकिन जो वॉचमैन है वो फैक्ट्री के बाहर रहेगा परमानेंट, और वो जो हम बंद कर रहे हैं मशीनरी बेचना, और कुछ मशीनरी नहीं बिकी तो उसको हमने एक गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया और वो गोडाउन का रेंट लग रहा है, ये ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट। जब हम बंद कर रहे हैं बिजनेस तो क्या क्या कॉस्ट लगती है, और बंद करने के बाद भी क्या क्या लगने वाली, इसको शट डाउन कॉस्ट बोलते हैं। शट डाउन करने के पहले हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, सेमी फिक्स्ड सेमी वेरिएबल भी रहता है बेटा, लेकिन ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। याद रखना, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल कल के लेक्चर में विद डायग्राम आगे आने वाला है। बताऊं कहाँ आने वाला है? देख लो, पहले आपको बता दें, नहीं तो आपको टेंशन आ जाएगा। ये देखो बेटा, ये है सेमी फिक्स वेरिएबल वाला, तो ये तब आपको बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी फिक्स्ड और वेरिएबल होगा, घर जाके आपको सिर्फ ये पढ़ना है, क्योंकि बहुत सिंपल है, पढ़ने की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है प्राइवेट और सोशल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग कोई जानता है इसके बारे में, प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट? तो सोशल, कैन यू एलोबोरेट विद एग्जांपल? बोला तो सही है लेकिन एग्जांपल दे दो। आपने नाम को ही एक्सप्लेन कर दिया, सही बोला है, लेकिन एग्जांपल दो। इम्प्योर कर रहा है, हाँ, तो वो किसको लगती है कॉस्ट? कैसे? तो आप लगाते हो, आप कभी एयर पोल्यूशन, आपने कोई इक्विपमेंट लगाया कभी? कौन लगाएगा? वही तो पूछ रहा है। बोल सही रहा है, एकदम सही बोल रहे हैं, कंपनी लगाई तो वो प्राइवेट कॉस्ट हुई कि सोशल कॉस्ट? कैसे सोशल कॉस्ट? कंपनी ने इक्विपमेंट का खर्चा किया ना, तो कॉस्ट किसको लगी? प्राइवेट को लगी ना। सोशल कॉस्ट क्या बोला? एकदम सही है, ध्यान से सुनना, मैंने बताया था क्लास में ये चीज नहीं। अभी ये यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री लगी हुई है, एक पोल्यूशन हो रहा है, उसने कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगाया, ठीक है, उसको कोई कॉस्ट लग रही क्या? सोसाइटी को कॉस्ट लग रही है क्या? हाँ, क्या परेशानी हो रही है आपको? पोल्यूशन हो रहा, फ्यूम्स हवा में, मतलब आपके लंग्स में जा रहे हैं, उसके कारण आप बीमार हो रहे हैं, पूरी सोसाइटी को ये भुगतना पड़ेगा कि आप कुछ स्पेशल हो, आपको नहीं नहीं मेरे को टच नहीं कर पाएगा फ्यूम्स, ऐसा होता है क्या? नहीं, सबको ये चीज भुगतना पड़ेगा। अगर उसको बोल दे कि तू पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा, और उसने अगर लगा दिया, तो कॉस्ट किसको लगेगी? आप चंदा दोगे कि उसको चल यार लगा ले? नहीं, आप उसको मजबूर करोगे, कंप्लेंट डालोगे गवर्नमेंट को, एनएमसी को कंप्लेंट डालोगे कि फैक्ट्री यहाँ नहीं चलनी चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया है। तो इससे क्या होगा? अरे भाई वो करेगा, कुछ तो करेगा कि नहीं करेगा? पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए तो प्राइवेट कॉस्ट लगेंगी, इसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट को पैसा लगा मतलब प्राइवेट, सोशल को लगा मतलब सोसाइटी को लगा मतलब सोशल। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बेकरी है, बेकरी में केक बेक होता है, वो सब ब्रेड वेड बनती है, तो फ्यूम्स निकल रहे, पोल्यूशन हो रहा था। और बाजू में एक गैराज है, गाड़ी रिपेयर करते हैं, दिन भर गाड़ी चालू करते, लोगों की गाड़ी आती रूम 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 करके देखते रहते। गैरेज वाले ऐसे करते कि नहीं करते? करते। वो जो पोल्यूशन करते, वो रूम रूम करके पोल्यूशन होता है, बहुत धुआं निकलता है और आवाज़ होती है, बेकरी वाले को डिस्टर्ब होगा, और बार बार उसके गाड़ियाँ बाहर लगी रहती है गैराज के, बेकरी वाला आएगा जाएगा, उसको फर्क पड़ेगा कि नहीं? बेकरी की कार आती है, केक भर के ले जाती है, ऐसा चलता रहता है कि नहीं दिन भर? परेशानी हो रही, वो उसको बोलता है परेशानी हो रही है, तो वो बेकरी वाला भी तो रूम रूम जो गैराज वाला है वो भी तो परेशान हो रहा ना। कैसे? वो बेकरी वाले दिन भर फ्यूम्स निकाल रहे हैं और वो उनको नाक के अंदर जा रहे हैं और उनको पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व है क्या? सोशल मतलब पूरी सोसाइटी की बात है, समझ लेना। वो बेकरी से परेशानी किसको हो रही है? सिर्फ वो रूम रूम करने वाले को, और उसके रूम रूम करने से परेशानी किसको हो रही? सिर्फ बेकरी वाले को।
आप यहाँ जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं और मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो परेशानी किसको हो रही है? हाँ, और मेरे टक 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 करने से आपको परेशानी हो रही है? कहाँ हो रही? आपके म्यूजिक के सामने मेरा, मैं क्या जोर जोर से टक टक करूँ आपको सुनाई आएगा? नहीं। समझे प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट? तो बेटा ये जो चीज, एक थोड़े से ऊपर लेवल की चीज बता रहा हूं, सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटीज। सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटीज। प्राइवेट को जो कॉस्ट लग रही है वो लगी रही है, यानी मान लीजिए प्राइवेट वालों ने, अब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं, प्राइवेट वाले इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उनको कॉस्ट पड़ती है 3 रुपया पर यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली समझता बेटा, इलेक्ट्रिसिटी 3 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पड़ी। प्राइवेट वालों को जब तक गवर्नमेंट डंडा नहीं लगाएंगी, वो लोग क्या कॉस्ट आपसे लेंगे? 3 रुपए लेंगे कि कम ज्यादा लेंगे? जो भी थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के समझ लो, 3 रुपए उनको प्रॉफिट जोड़ के पड़ता है, तो आपसे 3 रुपए ले लेंगे। लेकिन क्या प्राइवेट वालों ने जो उनके पोल्यूशन करने के कारण जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है वो कॉस्ट पकड़ी? वो कॉस्ट को बोलते हैं एक्सटर्नलिटी, और ये कॉस्ट लग रही है, कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, इसलिए ऐसी एक्सटर्नलिटी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो पॉजिटिव क्या हो गई? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वो होती है जो बेनिफिट देती है। ऐसी भी कोई एक्सटर्नलिटी होती है क्या? हाँ होती है ना। मेरे पास बहुत पैसा है, जस्ट इमेजिन, मैंने मेरे घर के सामने एक मस्त गार्डन बना दिया 200 स्क्वायर फीट में। अब वो गार्डन बनाने से मैंने अच्छे अच्छे ट्रीज लगाए, फ्लावर्स हो रहे हैं, लोग आके दिन भर उसको बढ़िया देख रहे हैं, लोग वहाँ खड़े रह के एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों? उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। गार्डन बनाया तो ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं? इसमें प्राइवेट कॉस्ट लगी, गार्डन बनाने का खर्चा। सोशल कॉस्ट लग रही कि सोशल बेनिफिट मिल रहा? प्राइवेट को कॉस्ट लगी, सोसाइटी को बेनिफिट मिला। यहाँ पे प्राइवेट को कॉस्ट लगी ही नहीं है, सोसाइटी को लगी है। वो सोसाइटी को लगी वो कौन सी कॉस्ट है? एक्सटर्नलिटी, वो भी नेगेटिव। गवर्नमेंट अगर पोल्यूशन टैक्स लगा देंगी 2 रुपया पर यूनिट, तो फिर टोटल वो लोग बराबर लोगों से वसूलेंगे ये पैसा, तो सोशल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी हमारी। ये 2 रुपये वसूलना पड़ेगा। अब ये सब आगे की चीज़ें हैं। सोशल और प्राइवेट क्या होता है समझ में आया? प्राइवेट मतलब जो सिर्फ मुझे लग रही है, और सोशल मतलब जो पूरी सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है। रोड पे गड्ढे हैं, किसको बेयर करना पड़ रहा? सोसाइटी को। और वो गड्ढा भरने का काम जो करेगा वो क्या है? प्राइवेट कॉस्ट। वो प्राइवेट वाले को कॉस्ट लगेगी, तभी तो पैसे किसके जा रहे हैं? सिंपल ध्यान रखना, जो आपने बोला एकदम सही। बस एक चीज में आप रह गए, पैसे किसके जा रहे? प्राइवेट वाले के जा रहे तो प्राइवेट कॉस्ट, और नुकसान किसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? अगर सोसाइटी को भुगतना पड़ रहा तो सोशल कॉस्ट। आई बात समझ में? हाँ कि ना? इसके बाद हम आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये क्या होता है? जेरोक्स का काम शुरू करना है भैया, हमारे को जेरोक्स मशीन खरीदनी है। जेरोक्स मशीन खरीदी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब वो जेरोक्स मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? हिस्टोरिकल। सर खरीद लिया था, 10 साल हो गए, वो तो हिस्ट्री हो गई अब। लेकिन आज मुझे मशीन चेंज करनी है, चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं? पुरानी हो गई सर, आउटडेटेड हो गई, तो मैं नई मशीन लेके आता हूँ, पुरानी डिस्पोज ऑफ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? नई कितने में आई? 1 लाख रुपए में आई। पुरानी कितने में गई? सर 5,000 रुपये में गई। नेट पैसे कितने लगे? 95,000। आने का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 500, 95,500 रुपये लगे। ये कॉस्ट कौन सी हो गई? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या किया मैंने? पुरानी मशीन को नई मशीन से रिप्लेस करने का खर्चा कितना? कार खरीदते लोग कई बार, पुरानी देते नई लेते। हाँ यस और नो? आपके पास, आपने 10 लाख की कार खरीदी, पुरानी के 4 लाख रुपए कम हो गए, तो आपको पैसे एक्स्ट्रा कितने लगे नई कार खरीदने के, रिप्लेस करने के? पुरानी कार को नई कार से रिप्लेस करने के एक्स्ट्रा पैसे कितने लगे भैया? 6 लाख रुपए। तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। और हिस्टोरिक कॉस्ट बोलूँ तो ये जो कॉस्ट ये जो जब आपने कार खरीदी थी पहली बार, वो तो हिस्ट्री हो गई, अब हिस्ट्री हुई कि नहीं? ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट। सब छाप के दिया हुआ है, जो बड़बड़ कर रहा, जो बोला है वही लिखा है, चिंता मत करो। इसके बाद है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट।
वही जेरोक्स मशीन लिया, 1 लाख रुपए की मशीन ले ली, उसको चलाओ या मत चलाओ, वो 1 लाख लग गए। अब वो वापस आएंगे क्या? नहीं, बेचोगे तो आएंगे। इसको कॉस्ट को बोलते हैं संक कॉस्ट। क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। अब ये कॉस्ट को आपको रिकवर करना है तो कैसे करेंगे? मशीन चलाओ दिन भर, सुबह चला रहे, शाम को चला रहे, रात को चला रहे, 24 घंटा जेरोक्स चला रहे। जितना ज्यादा जेरोक्स चलाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट तो फायदा तो होगा, लेकिन उतनी कॉस्ट भी ज्यादा लगेंगी कि नहीं लगेंगी? सर पेपर ज्यादा लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, मशीन में इंक डालना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। 8 घंटे मशीन चलाऊंगा तो मान लो 10,000 रुपए लगेंगे, मान लो 12 घंटे चलाऊंगा तो उस प्रपोर्शन में कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन संक कॉस्ट बढ़ती है क्या? नहीं, संक डूब गई। वो संक का मतलब डूबना होता है, एक बार दे दिया वो चली गई, अब वो वापस लौट के नहीं आएंगी। लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम ज्यादा हो सकती है। हाँ, किसी दिन मशीन आप बंद रखो तो आपकी कॉस्ट बचेगी, जितना ज्यादा चलाओगे उतना रिपेयर मेंटेनेंस भी लगेगा, हाँ कि ना? तो ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं इंक्रीमेंटल। जो प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे कॉस्ट बढ़ती जाएंगी, प्रोडक्शन कम करते जाओगे कॉस्ट कम होती जाएंगी। समझ आया? इसके बाद है आउटले कॉस्ट, सॉरी आउटले नहीं, ये कौन सा हो गया अपने? 4 हो गए ना। डायरेक्ट और ट्रेसेबल, इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल। चलिए ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं। एक फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी फैक्ट्री है, उसमें ऑफिस है उनका, समझ ली, फैक्ट्री नहीं ऑफिस है। ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, प्रोडक्शन वाले भी बैठे हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले भी बैठे हैं, परचेस वाले भी बैठे, 4 अलग अलग लोग बैठे हैं। और ऑफिस का खर्चा आ जाता है 2 लाख रुपया। क्या आता है? 2 लाख रुपया। उसमें क्या आ गया पता है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, चाय पानी नाश्ता जो उन्होंने किया ये सब कुछ आ गया, और सैलरी वगैरह जो आदमी लोगों को ये दिया ये आ गया। ठीक है, 3 चीज आई। क्या क्या आई बेटा? इलेक्ट्रिसिटी आई, मान लो पूरे प्रीमाइसेस का रेंट नहीं पकड़ते, खुद का है समझ लो, हाँ खुद का है। और चाय पानी, टी कॉफी नाश्ता एक्सेट्रा। तीसरा स्टाफ की सैलरी और वॉचमैन की सैलरी, एक वॉचमैन है उसकी सैलरी। ठीक है, या रिसेप्शनिस्ट, नहीं अच्छा नहीं लगता वॉचमैन, रिसेप्शनिस्ट की सैलरी। जाने दो ना, अपने को क्या करना, स्पेलिंग से क्या करना है। समझ आया क्या ये? अब मेरे को आप कॉमन सेंस से सोच के बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इसमें से ट्रेसेबल कॉस्ट कौन सी है? ट्रेसेबल मतलब जिसको आप डिपार्टमेंट वाइज ट्रेस कर सकते हो कि ये खर्चा इस डिपार्टमेंट को लगा है। इलेक्ट्रिकल है ही नहीं, लग ही नहीं सकता। ऑफिस के अंदर आए 1 मीटर लगा। अभी ये सब आप यहां बैठे हैं, मैं आपको पूछूं बेटा आपने कितनी कंज्यूम की, तो सर आप, मैंने तो पंखा चालू ही नहीं किया, मैंने कम कंज्यूम किया। वो देखो वो पंखा चालू करके बैठे, उन्होंने कंज्यूम किया, तो मेरे पे कम ही ले, मेरी फीस कम करो। 1 मीटर लगा है सिर्फ। ठीक है, हाँ। वॉचमैन, रिसेप्शनिस्ट, सबके लिए जो आएगा, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है आपको, अच्छा इधर जाना है, इधर जाओ, इधर जाना है, इधर जाओ। ऐसा बोलेगी नहीं मेरे यहाँ तो महीने भर में 6 ही आदमी आए थे, तुम्हारे यहाँ 12 आए थे, तो तुम्हारे तरफ ज्यादा बांटो रिसेप्शनिस्ट की सैलरी। ऐसा सुना कभी? तो ट्रेसेबल क्या है? सिर्फ स्टाफ सैलरी। कैसे भैया? कितने आदमी काम कर रहे हैं, उनको कितनी सैलरी दी, ट्रेसेबल है। बची क्या है? नॉन ट्रेसेबल, डिपार्टमेंट वाइज। ये कॉस्ट इनडायरेक्ट है, नॉन ट्रेसेबल है। इलेक्ट्रिसिटी किसको कितना लगा नहीं पता, टी कॉफी किसने कितनी पिया भगवान जाने, इतना छोटा हिसाब थोड़ी रखते। और रिसेप्शनिस्ट की सैलरी तो फिक्स रहेगी। लेकिन क्या मैं इसको ट्रेसेबल बना सकता हूं? हाँ, 4 डिपार्टमेंट है ना, चारों की इलेक्ट्रिसिटी मीटर अलग कर दो, नाउ इट विल बी ट्रेसेबल। या टी कॉफी ट्रेसेबल है, एक किताब रख लो, पीयून को बोलना है कौन कितनी चाय मंगा रहा, कौन कितना नाश्ता मंगा रहा, सब लिख के रख लेना। पॉसिबल है? हाँ, इज इट पॉसिबल? रिसेप्शनिस्ट सैलरी क्या लगता है, पॉसिबल है? कैसे बांटोगे बताओ, आप ही बताओ। चलो
कितने आदमी आए, ये क्या ध्यान रखेंगे? अच्छा ये डिपार्टमेंट के लिए पूछने के लिए इतने आदमी आए, इसके इतने फोन आए, ये ध्यान रखेंगे? कुछ कुछ कॉस्ट ट्रेसेबल हो सकती है, कुछ कॉस्ट नॉन ट्रेसेबल रहती है, कुछ नॉन ट्रेसेबल को ट्रेसेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ हमेशा के लिए नॉन ट्रेसेबल ही रहती है। तो नॉन ट्रेसेबल को बोलते हैं इनडायरेक्ट, ट्रेसेबल को बोलते हैं डायरेक्ट। ये डायरेक्टली किसी चीज को रिलेट करती है या इनडायरेक्टली रिलेट करती है। आया समझ में? हाँ कि ना? तो ये डिपार्टमेंट वाइज आप बांट सकते हो, नहीं बांट सकते, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो एक चीज, एक सवाल का जवाब दे दो, सिंपल एग्जाम में सवाल आ सकता है। डिपार्टमेंट के बंद करने से, कोई डिपार्टमेंट अगर आप बंद कर देते हो, आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, तो कौन सी कॉस्ट कम होगी, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट कम हो सकती है सर, इनडायरेक्ट नहीं हो सकती। मान लो ये 4 डिपार्टमेंट थे ना आपके, प्रोडक्शन, परचेस, एडवर्टीजमेंट और सेल्स। मैं एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को बंद कर देता हूं, तो इनमें से किस चीज में फर्क पड़ेगा? सिर्फ सर स्टाफ सैलरी में फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी में पड़ेगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता कितना पड़ेगा। टी कॉफी में भी थोड़ा पड़ेगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता कितना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट की सैलरी तो उतनी ही रहेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉस्ट कौन सी हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट। ट्रेसेबल, भैया ये बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये नॉन ट्रेसेबल, और ये तो पक्की नॉन ट्रेसेबल है, चाह के भी इसको ट्रेस नहीं कर सकते। समझ आया ये ट्रेसेबल नॉन ट्रेसेबल? पक्का एवरीबॉडी? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते क्या? नहीं आते, इतने आसान नहीं पूछते। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत है ना पूछने के लिए इनके पास। ठीक है, अब इसके बाद और कौन सी बच गई? आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत आसान। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फोरगो करने की कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मानने का बोला है, कमा नहीं रहा। मान लो मैंने 1 लाख रुपए कमाया, मैं अगर कहीं और जाता तो मैं 70,000 रुपए कमा सकता था। कितने कमा सकता था? 70। तो व्हाट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस जॉब? इट इज 70,000। क्योंकि सर अगर आप यहां नहीं पढ़ाते तो कहीं और पढ़ाते, और आप यहां पढ़ा रहे हो इसलिए आप 70,000 रुपए कमा रहे क्या? नहीं कमा रहे, आप वो 1 लाख टोटल कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फॉरगोन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे पास ये था। तो टोटल आउटले क्या होगा फिर मेरा? अभी मुझे टोटल कितने मिल रहे हैं? 1 लाख। अब मैं प्रोड्यूसर एंगल से बोलता हूँ, तो मैंने मेरे एंगल से बोला, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं जैसे कैप्स प्रोड्यूसर है, कैप्स फैकल्टीज को अपॉइंट करता है। कैप्स अगर मुझे अपॉइंट नहीं करता तो किसी और फैकल्टी को अपॉइंट करता, उनको 70,000 रुपए देने पड़ते हैं, और मुझे वो 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो कैप्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 70,000। भैया उन्होंने मुझे चूज किया बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट था 70,000 पे, उन्होंने चूज नहीं किया, तो मुझे 1 लाख देने पड़ रहे। किसी ना किसी फैकल्टी को लाते तो 70 देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? हाँ देने पड़ते। तो 30,000 रुपए उनके, और ये 70,000 उनके हो गए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो टोटल आउटले क्या होता है? कितना आउट हो गया, पैसा कितना गया, इसको पता है क्या बोलते हैं? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर। कैप्स का एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1 लाख। मेरे को कितने पैसे आए? 1 लाख। इसको बोलते हैं टोटल आउटले कॉस्ट या आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट मतलब गया कितना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती है क्या? वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, उसकी ऐसी कॉस्ट पड़ती, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये एक्टिविटी चूज किया इसके कारण। आई बात समझ में? और आउटले कॉस्ट, इतनी तो मेरी लग चुकी, चले गई, बाहर चली गई, पैसा चला गया। एक्चुअल, अपॉर्चुनिटी इज इमेजिनरी, आउटले इज एक्चुअल। एक्चुअल कितना खर्चा हुआ। आई बात समझ में? अरे हाँ कि ना? हाँ भाई, वेजेस कितने लगे, सैलरी कितनी लगी, मशीनरी कितनी की लाई, एक्चुअल, ये सब एक्चुअल है।
और फिर हम इमेजिन करेंगे वो नहीं लेते तो वो लेते तो क्या होता, वो इमेजिन करते जाओ, वो इमेजिनरी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आया? अब हम आते हैं लास्ट पे, अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। मैं ये पढ़ा चुका हूं इसलिए उल्टा चालू किया। कहाँ पढ़ा है? हाँ कहाँ पढ़, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 3.8। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट पढ़ा है, याद है क्या? 3.8, उसमें अकाउंटिंग कॉस्ट लिखा है और इकोनॉमिक कॉस्ट लिखा है। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, टोटल आउटले जो लगी है। और इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अपॉर्चुनिटी, सैलरी ऑफ ओनर, रेंट ऑफ ओनर्स प्रीमाइसेस, ये सब पढ़ाया था। यही है आपका अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट, इसीलिए मैंने उल्टा शुरू किया। आया समझ में? अब ये चीज़ें सिर्फ घर पे जाके एक बार ये 3 पेज पढ़ना, होमवर्क दे रहा हूँ आपको। कल अगर इसमें आपको कोई डाउट रहे तो मेरे से पूछ लेना। वैसे ये सिंपल है, याद नहीं करना है, चीज़ें समझनी है कि समझा कि नहीं। और वैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगा। और कल हम आएंगे इसके ऊपर, हम लोग शॉर्ट रन। बेटा एक बात ध्यान रखना, कल परसों और उसके बाद वाले लेक्चर कोई भी मेहरबानी करके मिस नहीं करे। अगर कल का मिस कर दे तो बचे 2 दिन भी मत आना, कोई नहीं चलेगा, ठीक है? तो पक्का कल आना है, परसों आना है, और आना तो रोज ही है लेकिन 3 लेक्चर मिस मत करना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे का 4th चैप्टर भी काफी कुछ इन पे डिपेंड करता है। आगे का 4th चैप्टर भी इसके कंसेप्ट्स पे ऊपर डिपेंड करता है, तो हमको ये अच्छे से करना है, ठीक है? तो आज यहीं रुकते हैं, कल मिलते। कल है ना क्लास अपनी? हाँ रोज है अभी तो, ठीक है? चलो बाय।